हेलो एवरीवन, वेलकम टू नवसृजन क्लासेस। आज की इस वीडियो के अंदर हम करेंगे मौर्य काल के बारे में चर्चा। तो ये हमारा दूसरा यूनिट आ चुका है, दूसरे यूनिट का पहला चैप्टर है, तो उसको देखेंगे। हमारा पहला यूनिट जो है वो हमने पूरा कर लिया है, आप प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख सकते हैं, जिसके अंदर हमने सिंधु घाटी सभ्यता और जैन धर्म, बौद्ध धर्म और वैदिक सभ्यता, इन तीनों को कर दिया है। तो आगे बढ़ते हैं मौर्य काल के बारे में। मौर्य की जो उत्पत्ति है उसके संबंध में दो मत दिए जाते हैं। दो मत कौन कौन से हैं, पहला देखते हैं। महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार तो है मौर्य जो थे वो क्षत्रिय थे, और विशाखादत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस के अनुसार मौर्यों को वृषल यानी कि शूद्र कहा गया है। ठीक है। 323 ईस्वी पूर्व में भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक एकता प्रदान करने वाले जो है वो मौर्य थे। ठीक है। भारत के अंदर सर्वप्रथम राजनीतिक एकता जो है वो किसने प्रदान की थी? मौर्यों ने की थी 323 ईस्वी पूर्व के अंदर। इस साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और अपने प्रधानमंत्री कौन थे इसके? चाणक्य। इनके प्रधानमंत्री चाणक्य के साथ मिलकर जो नंद वंश था उसके अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके इनके जो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। स्टेबो व जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स और एरियन और प्लूटार्क ने एंड्रोकोट्स कहा है। ठीक है। एक इनका चंद्रगुप्त मौर्य का नाम थे दो, एक तो सेंड्रोकोट्स और एक एंड्रोकोट्स, ये दो नाम इनको दिए गए हैं। इनके प्रधानमंत्री कौन थे? चाणक्य थे। चाणक्य इनके गुरु भी रह चुके हैं और इनके प्रधानमंत्री भी फिर बने बाद में जाके। और नंद वंश के जो अंतिम शासक था घनानंद, उसको परास्त किया और फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य काल का जो मौर्य वंश है उसकी स्थापना की। अब आगे देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कि ये कौन थे। 322 या 23 से 298 ईस्वी पूर्व तक इनका जो कार्यकाल है वो चला। सिकंदर के सेनापति जो सेल्यूकस ने भारत पर आक्रमण किया और चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को परास्त कर दिया। ठीक है। तो सेल्यूकस जो है वो पराजित हो गया, तो दोनों के मध्य एक संधि हुई जिसकी प्रमुख शर्तें थी। 3 शर्तें थी। कौन कौन सी? पहली तो थी कि चंद्रगुप्त को अफगानिस्तान का पर्वतीय प्रदेश जो है वो प्राप्त हुआ। चंद्रगुप्त को सेल्यूकस द्वारा जो है अफगानिस्तान का पर्वतीय प्रदेश है वो प्राप्त हुआ। और सेल्यूकस की जो पुत्री थी हेलीना, और या इसका नाम कहा जाता है कि कार्नेलिया, तो इसको जो है चंद्रगुप्त के साथ विवाह हुआ था। इसको माना जाता है कि भारतीय इतिहास की पहली इंटरनेशनल मैरिज जो है इसको माना जाता है। मेगस्थनीज जो है नाम का एक यूनानी लेखक को मौर्य दरबार में भेजा गया, जिसने इंडिका नामक पुस्तक का जो है लेखन किया। ठीक है। ये पुस्तक किसने लिखी? इंडिका नामक पुस्तक। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मेगस्थनीज जो था उसने लिखी थी, यूनानी लेखक था ये, और मौर्य दरबार में किसके द्वारा भेजा गया? सेल्यूकस द्वारा भेजा गया। आगे देखते हैं। मेगस्थनीज के अनुसार भारत में जो है दास प्रथा नहीं थी, और मौर्यकालीन भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा था। किसने? मेगस्थनीज ने। ठीक है। चंद्रगुप्त ने सौराष्ट्र के गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य से इतिहास प्रसिद्ध सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। ठीक है। आगे देखते हैं इसका जो अंतिम समय था वो कैसा था। जो जैन साहित्य के अनुसार पाटलिपुत्र में पड़े भयंकर अकाल के कारण जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो जैन मुनि भद्रबाहु जो कि दिगंबर से थे, उनके साथ मैसूर के श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर चले गए और 296 ईस्वी पूर्व में उनकी मृत्यु हो गई। ये मृत्यु जो है वो कैसे की? इन्होंने जो संलेखना पद्धति होती है उसके द्वारा इन्होंने प्राण त्यागे थे। इसमें खाना पीना छोड़ देते हैं और कुछ समय बाद जो है व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ये हमने जैन धर्म के अंदर पढ़ा था। आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के समय उनका शासन जो है वो कश्मीर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक और पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में ईरान तक फैला हुआ था। ठीक है। अर्थशास्त्र जो एक राजनीति शास्त्र का प्रमुख ग्रंथ है, राजनीति शास्त्र का प्रमुख ग्रंथ अर्थशास्त्र, ये किसने लिखा था? ये लिखा था कौटिल्य, चाणक्य मान सकते हैं आप। चाणक्य जो है उन्होंने लिखा था अर्थशास्त्र, और यह जो है 15 खंडों और 180 अध्यायों में विभक्त है, और इसकी भाषा कौन सी है? वो है संस्कृत। ठीक है। अब देखते हैं कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य, ये तीनों एक ही नाम है, एक ही इंसान के नाम है। चाणक्य जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, जिसने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की थी। इसका नाम अर्थशास्त्र है, और यह है क्या? एक राजनीति शास्त्र जो है ग्रंथ है, जो किस प्रशासन संबंधी जानकारी देती है। जो कि जो है ये अर्थशास्त्र नामक पुस्तक है, ये प्रशासन संबंधी जानकारी जो है हमें देती है। आगे देखते हैं बिंदुसार। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में कौन आया? बिंदुसार आया। बिंदुसार आजीवक धर्म का अनुयायी था। ठीक है। आजीवक धर्म कौन था? आजीवक धर्म का संस्थापक कौन था? आजीवक जो संप्रदाय है उसका संस्थापक था मखली पुत्र गोसाल, इसको माना जाता है। ये जैन धर्म के जो महावीर स्वामी जी थे उनका शिष्य था, और 6 साल इनके साथ रहने के बाद इन्होंने आजीवक संप्रदाय जो है आजीवक धर्म की जो है स्थापना की थी। चाणक्य जो है वो बिंदुसार का प्रधानमंत्री भी रहा था। अब यूनानियों ने इसे अमित घात की उपाधि दी थी। ये आपको ध्यान रखना कि अमित घात की उपाधि किसने दी थी? यूनानियों ने। किसको दी गई थी? बिंदुसार को दी गई थी।
इसके शासनकाल में जो है तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, जिसे दबाने के लिए अशोक को भेजा गया था। ठीक है, अशोक को भेजा गया था। पहले सुशीम जो इसका बड़ा बेटा था उसको भेजा गया, लेकिन वो असफल रहा। फिर अशोक को भेजा गया जो कि इसे दबाने में सफल रहा। ठीक है, अब देखते हैं सम्राट अशोक। सम्राट अशोक का शासनकाल जो था वो 273 से 232 ईस्वी पूर्व तक रहा था। 1750 में टिफेंथर ने अशोक के शिलालेखों का पता लगाया था, और अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का श्रेय जो है वो जेम्स प्रिंसेप को दिया जाता है। ये आपको नाम ध्यान में रखना है। जो अशोक के शिलालेख है उसको किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। और 1750 में टिफेंथर ने अशोक के शिलालेखों का पता लगाया था। अब सिहली अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया था। ठीक है, और 4 वर्ष तक चले इस उत्तराधिकार का जो युद्ध चला था उसमें उसके 4 वर्ष के पश्चात 269 ईस्वी में विधिवत जो है राज्याभिषेक जो है वो करवाया गया। अब देखो, राज्यारोहण तो इसका हो चुका था 273 में, लेकिन राज्याभिषेक है वो 269 ईस्वी के अंदर, ईस्वी पूर्व के अंदर हुआ था। इसका जो विधिवत राज्याभिषेक है वो हुआ था। अशोक के जीवन की जो प्रारंभिक जानकारी है वो बौद्ध ग्रंथों, दिव्यावदान और सिंहली अनुश्रुति से मिलती है। आगे देखते हैं। अशोक के जीवन काल में सन 450 ईस्वी पूर्व में तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र के अंदर हुआ था। ठीक है, पाटलिपुत्र जो है वहाँ पे तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। अब आगे देखते हैं। अशोक के जो कुल 14 शिलालेख हैं और 13वें शिलालेख में कलिंग के युद्ध का वर्णन किया गया है। ठीक है, कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 ईस्वी पूर्व के अंदर हुआ था, और इसका जो है वर्णन किया गया है 13वें शिलालेख के अंदर। अशोक के जो 14 शिलालेख थे उसमें से 13वें के अंदर कलिंग के युद्ध का वर्णन है, जो कि 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। इसके अलावा जो अशोक जो है वो इस सम्राट बनने से पहले राज्यपाल थे कहाँ के? अवंती उज्जैन के जो है राज्यपाल थे सम्राट बनने से पहले। अशोक को पुराणों में अशोक वर्धन, लोक कल्याणकारी कार्य करने के कारण अशोक महान भी कहा गया। और मास की लघु शिलालेख में बुद्ध शाक्य और अन्य शिलालेखों में देवानाम प्रियदर्शी और बौद्ध साहित्य में चंड अशोक भी कहा जाता है। इन्हें दूसरा बुद्ध भी कहते हैं कुछ लोग, क्योंकि इन्होंने बौद्ध धर्म के लिए काफ़ी काम किए थे। अब देखते हैं आगे। बाबरू शिलालेख राजस्थान के बैराठ में मिला अशोक का शिलालेख है ये। और बाबरू जो शिलालेख है इसके अंदर अशोक बुद्ध धम्म तथा संघ के प्रति अपनी निष्ठा को जो है व्यक्त करता है। जो हमारा बुद्ध धर्म है उसके और संघ के प्रति अपनी निष्ठा को जो है वो व्यक्त करता है अशोक। मास्की, गुर्जरा, नीटुर और उदयगोलम जो है इन अभिलेखों में अशोक का असली नाम मिलता है। यानी कि अशोक का नाम जो अशोक था ये कैसे पता चला? ये इन अभिलेखों के द्वारा ही हमें पता चला था। फिर आता है कलिंग का युद्ध। जो कलिंग युद्ध है इसके पश्चात अशोक ने जो है युद्ध की नीति को त्याग कर दिया और धम्म की नीति को अपनाया था, जो कि एक नैतिक संहिता थी, तथा धम्म के प्रचार के लिए अपने शासनकाल के 14वें वर्ष में धम्म महामात्र की नियुक्ति की थी। ठीक है, तीसरी बौद्ध संगीति में अशोक ने बौद्ध धर्म प्रचार हेतु प्रचारक भेजे थे। ठीक है, जो तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी उसके अंदर बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु जो है प्रचारक भेजे थे। श्रीलंका के अंदर अपनी अपना पुत्र है महिंद्रा और पुत्री जो है संघमित्रा, उसको बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु इन्होंने भेजा था। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और 232 ईस्वी पूर्व में अशोक की जो है मृत्यु हो गई थी। आगे बढ़ते हैं। अशोक ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाते हुए आजीविकों के निवास, जो आजीविक संप्रदाय था उनके लोगों के निवास के लिए बार की जो है पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था, जिनका नाम कर्ण चौपर, सुदामा और विश्व झोंपड़ी था। ठीक है, सारनाथ लेख के अनुसार अशोक का साम्राज्य है वो नेपाल के अंदर भी था। ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है कि नेपाल तक इनका साम्राज्य फैला हुआ था। प्रारंभिक जीवन में अशोक शैव धर्म का अनुयायी था, लेकिन कलिंग के युद्ध के बाद जो है उपगुप्त के कहने पर बौद्ध धर्म जो इन्होंने स्वीकार कर लिया था। शुरू में ये शैव धर्म में थे, फिर कलिंग के युद्ध के बाद उपगुप्त जो है उनके कहने पर बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था, और बौद्ध धर्म के लिए इन्होंने काफ़ी काम भी करवाया। आगे देखते हैं। मौर्य वंश का पतन कैसे हुआ, अब ये जानते हैं। 184 ईस्वी पूर्व में मौर्य वंश का पतन पुष्यमित्र शुंग द्वारा अंतिम मौर्य सम्राट जो बृहद्रथ था उसकी हत्या करके शुंग वंश की जो है स्थापना कर दी गई। इतिहासकार रोमिला थापर ने मौर्य वंश के पतन का कारण उसकी जो है अत्यधिक केंद्रीकृत व्यवस्था को माना है। आगे देखते हैं। मौर्य प्रशासन जो है राजतंत्रात्मक था। ये आपको ध्यान में रखना है कि राजतंत्रात्मक था मौर्य प्रशासन, जिसने पहली बार भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधा था।
प्राचीन भारत में सर्वाधिक विस्तृत नौकरशाही जो है वो मौर्य काल के अंदर ही थी। अर्थव्यवस्था पर राजनीतिक नियंत्रण जो है वो सर्वाधिक था। अर्थव्यवस्था जो थी उस पर राजनीतिक नियंत्रण जो है वो सर्वाधिक था, ये आपको ध्यान में रखना है। और मौर्य प्रशासन में सर्वोच्च स्थिति जो है वो सम्राट की थी, जो कि भारत की प्रथम केंद्रीकृत व्यवस्था मानी जाती है। आगे देखते हैं मौर्यकालीन प्रशासन को। जो मौर्यकालीन प्रशासन में जो है जो वह कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका का प्रमुख था। राजा को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। ये जो राजा होता था वो कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका तीनों का ही प्रमुख होता था, और राजा को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। राजा को प्रशासन में मदद करने के लिए 18 पदाधिकारियों का एक समूह होता था, जिसे क्या कहते थे? तीर्थ कहते थे। ये महामात्य भी कहे जाते थे। सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ जो है वो मंत्री और पुरोहित, ये दो जने थे। आगे देखते हैं, मंत्री परिषद के नीचे द्वितीय श्रेणी के पदाधिकारी थे। ठीक है, मंत्री परिषद के नीचे जो द्वितीय श्रेणी के पदाधिकारी थे, जिन्हें अध्यक्ष कहा जाता था। अर्थशास्त्र में 26 अध्यक्षों का उल्लेख है, जिनमें से प्रमुख जो है वो यहाँ पे मैंने बता दी है। एक तो है पोतावाध्यक्ष जो माप तोल का अध्यक्ष था, एक है शुल्काध्यक्ष जो चुंगी वसूलने का अध्यक्ष था, एक था सीताध्यक्ष जो राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष था। आगे बढ़े, मौर्य साम्राज्य जो प्रांतों में विभक्त हो गया था, और जब चंद्रगुप्त मौर्य के समय 4 और अशोक के समय कलिंग विजय के साथ 5 प्रांत हो गए थे। ठीक है, पहले 4 थे चंद्रगुप्त मौर्य के समय, और अशोक के समय जो है वो कलिंग विजय के साथ 5 प्रांत हो गए थे। 5 प्रांतों को चक्र या आहार भी कहा जाता था। मौर्य साम्राज्य में प्रांतों को मंडलों में विभक्त कर दिया गया, जिसका प्रधान प्रदेष्टा या प्रादेशिक या महामात्य होता था। अब देखते हैं मंडल जो है उनको जिलों में विभक्त थे, जिनको जो है आहार या विषय कहा जाता था। इनका प्रधान विषयपति या स्थानिक कहलाता था। स्थानिक के अधीन बहुत से गांव होते थे। गांव का मुखिया जो है वो ग्रामणी होता था। अब देखते हैं प्रांत और उनकी राजधानियाँ। एक तो था उत्तरापथ, इसकी राजधानी थी तक्षशिला। एक दक्षिणापथ, स्वर्णगिरी जो है इसकी राजधानी थी। अवंती जो है उसकी राजधानी उज्जैन थी। मध्य देश जो है प्राची, उसकी राजधानी थी तोसली। कलिंग जो है उसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। ये आपको ध्यान में रखने हैं। ये जो है 5 प्रांत थे और ये इनकी राजधानियाँ थी। आगे बढ़े, जो प्रांतीय प्रशासन में अशोक के अभिलेखों में लिखित प्रमुख अधिकारी कौन कौन से थे? एक तो धम्म महामात्र, इनका उल्लेख जो है वो 5वें शिलालेख के अंदर मिलता है। इनका कार्य क्या था? धर्म का प्रचार करना था। फिर था रज्जुक का उल्लेख जो है 3रे शिलालेख के अंदर मिलता है, और इसका कार्य था न्यायिक और राजस्व व्यवस्था को संभालना। प्रतिवेदक जो था उसका उल्लेख 6वें शिलालेख के अंदर मिलता है। इसका कार्य जो था वो था जनता की बातें जो है वो राजा तक पहुंचाना। प्रतिवेदक जो है जनता की बात है वो राजा तक पहुंचाता था। स्त्री महामात्य जो है उसका उल्लेख मिलता है 12वें शिलालेख के अंदर, और इसका कार्य था स्त्रियों की देखभाल करना। ब्रजभूमिक जो है इसका उल्लेख मिलता है 12वें शिलालेख में, और इसका कार्य था वन चारागाहों की देखरेख करना। ठीक है, आपको इसमें ध्यान रखना है सारे के सारे। एक तो धम्म महामात्र पूछा जा सकता है, 5वें शिलालेख में इसका उल्लेख मिला था। इसका कार्य था धर्म का प्रचार करना। इसके अलावा जो स्त्री महामात्य है ये 12वें शिलालेख के अंदर मिलता है इसका उल्लेख, और ब्रजभूमिक का उल्लेख जो है 12वें शिलालेख के अंदर मिलता है। और प्रतिवेदक जो था जिसको जो जनता की बात जो है राजा तक पहुंचाता था, उसका उल्लेख मिलता है 6ठे शिलालेख के अंदर। और रज्जुक का उल्लेख मिलता है 3रे शिलालेख के अंदर, जो कि न्यायिक व राजस्व व्यवस्था संभालता था। आगे देखते हैं न्याय व्यवस्था कैसी थी। सम्राट जो है वो सर्वोच्च न्यायाधीश था, जैसा मैंने आपको बताया कि तीनों का ही अध्यक्ष था वो। अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के न्यायालय का उल्लेख है। 2 प्रकार के न्यायालय वहाँ पे पाए जाते थे। पहला तो था कंटक शोधन, जो कि फौजीदारी मामलों को देखता था। फौजीदारी जो मुकदमे होते थे उनको देखता था। इसका न्यायाधीश कौन होता था? प्रदेष्टा जो है इसका न्यायाधीश होता था। किसका? कंटक शोधन जो न्यायालय था इसका न्यायाधीश प्रदेष्टा होता था। और एक था धर्मस्थनीय, इसका जो है दीवानी। ये जो दीवानी मतलब होता है कि धोखाधड़ी मारपीट के मामले जो है उनको देखता था। और न्यायाधीश इसका कौन था? व्यावहारिक या धर्मस्थ, इसका न्यायाधीश होता था। इस समय जो दंड है वो बहुत कठोर होते थे, ये आपको ध्यान रखना है। इस समय जो दंड है वो काफ़ी कठोर होते थे मौर्य काल के अंदर। राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन, वाणिज्य पर आधारित थी, जिसे सम्मिलित रूप से वार्ता कहा जाता था। अब अर्थव्यवस्था को, मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता था? वार्ता कहा जाता था। कौटिल्य ने धान की फसल को सबसे उत्तम और गन्ने की फसल को सबसे निकृष्ट बताया है, यानी कि ये इसको सबसे खराब बताया और धान की फसल को जो है सबसे उत्तम बताया। मौर्य काल में पहली बार राजस्व प्रणाली की रूपरेखा तैयार की गई। राजस्व प्रणाली की रूपरेखा कब तैयार की गई? मौर्य काल में पहली बार की गई। भूमि कर राज्य की जो है आय का प्रमुख स्रोत था।
जो भूमि कर इनके द्वारा लिया जाता था वो राज्य की आय का प्रमुख स्रोत माना जाता है। और ये कितना होता था, जितनी उपज होती थी उसका 1/6 भाग जो है वो इसका भूमि कर लिया जाता था। आगे देखते हैं मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था में क्या है, विभिन्न जो कर जो है वो निम्न प्रकार से थे। पहला तो था भाग। जो भाग कर है वो कैसा था, कृषकों द्वारा उत्पादित कृषि उत्पादों पर कर लिया जाता था, उसे भाग कहते थे। फिर आता है प्रणय। प्रणय जो है आपातकालीन स्थिति आती थी उस टाइम जो कर लिया जाता था उसे आपात जो प्रणय कहते थे। और फिर सीता जो है, सीता वो लिया जाता था राजकीय व वन्य भूमि से आय पर कर लिया जाता था। फिर बलि आता है, एक प्रकार का भू राजस्व होता था जिसे बलि कहते थे। और हिरण्य जो है वो नगद जो है, नगद कर जो है उसको कहते थे हिरण्य। सेतुबंध जो है राज्य की ओर से सिंचाई का प्रबंध हेतु कर लिया जाता था, उसे सेतुबंध कहते थे। और विष्टि जो है, विष्टि बेगार यानी कि एक तरीके से उनसे श्रम करवाया जाता था जिसके पैसे नहीं दिए जाते थे, यानी कि निःशुल्क जो श्रम करवाया जाता था उसे बेगार या विष्टि कहते थे। ठीक है। मौर्य काल में हाथी दांत का व्यापार जो है वो काफ़ी विकसित था और काशी इसका जो है प्रमुख केंद्र था। अब हाथी दांत का व्यापार काफ़ी विकसित था मौर्य काल के अंदर, और इसका प्रमुख केंद्र कौन सा था, काशी इसका प्रमुख केंद्र माना जाता है। आगे देखते हैं सैन्य प्रशासन। सैन्य प्रशासन में देखते हैं मौर्य काल में जो पृथक सैन्य विभाग का जो वर्णन मेगस्थनीज की इंडिका के अंदर मिलता है। इसके अनुसार संपूर्ण सैन्य प्रशासन जो है वो 30 लोगों का समूह होता था। ठीक है। इसमें 5-5 सदस्यों की 6 समितियाँ थी। यह समिति 5 विभागों में, एक तो पैदल, एक अश्व, एक हाथी, एक रथ और एक नौसेना की देखभाल करती थी। ठीक। मौर्यों के पास शक्तिशाली नौसेना थी। जो नौसेना थी इनके पास वो काफ़ी शक्तिशाली थी। मौर्य काल में 3 प्रकार के युद्धों का उल्लेख मिलता है। एक तो प्रकाश युद्ध, एक मिलता है तृष्णी युद्ध और एक मिलता है कूट युद्ध। ये 3 प्रकार के युद्ध हैं, इनका उल्लेख मिलता है। जो प्रकाश युद्ध है ये आमने सामने लड़े जाते थे खुले मैदान के अंदर। तृष्णी युद्ध है वो राज्य में फूट डालकर करवाया जाता था। और कूट युद्ध है वो कूटनीति का प्रयोग करके कूट युद्ध को अंजाम दिया जाता था। आगे देखते हैं सामाजिक जीवन कैसा था मौर्य काल में। समाज का जो मुख्य आधार था वो था परिवार। परिवार का मुखिया कौन था, पिता। समाज जो 4 वर्णों में बटा हुआ था, ये आपने पहले पढ़ा हुआ, 4 प्रकार के वर्ण होते हैं, वो 4 वर्णों के अंदर जो है बटा हुआ था समाज। और दास प्रथा का प्रचलन था। कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। समाज के अंदर जो सती प्रथा है वो नहीं थी, जबकि विधवा विवाह और नियोग की प्रथा का जो है प्रचलन उस टाइम भी था। मनोरंजन के लिए घुड़दौड़, रथ दौड़ या पासा, ये 3-4 प्रकार के जो है गेम ये खेलते थे मनोरंजन करने के लिए। आगे देखते हैं मौर्य साम्राज्य के जो पतन का कारण है वो क्या था। मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण था रोमिला थापर के अनुसार अति केंद्रीकृत व्यवस्था का, जिसका जो है मुख्य कारण माना जाता है। जबकि डी कौशाम्बी के अनुसार बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था जो है मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण माना जाता है। अब मौर्य समाज के जो पतन है उसका सबसे प्रमुख कारण है वो योग्य उत्तराधिकारी की कमी माना जाता है। जो इसका उत्तराधिकारी है वो योग्य नहीं मिला, इसके कारण इसका पतन हो गया, ऐसा माना जाता है। आगे देखते हैं मौर्य काल में जो है राजकीय मुद्रा पण थी। ये आपको ध्यान में रखना है। मौर्य काल में जो राजकीय मुद्रा थी उसको पण कहा जाता था, जो कि एक चांदी का सिक्का था। इस पर सूर्य, चंद्रमा, पीपल, सांप आदि के चित्र थे, जिन्हें आहत मुद्रा या पंचमार्क सिक्के कहा जाता है। इसके अलावा निष्क यानी कि सोने, कारशापण यानी या घरण या चांदी के सिक्के, या माशक या कांकड़ी यानी तांबा के सिक्के, ऐसे सिक्के भी जो है उस टाइम पे प्रचलित थे। भारत में प्रचलित पहला सिक्का जो है वो आहत सिक्का था, जो कि बौद्ध काल में हमको देखने को मिलता है। जो इसका जो व्यापक रूप से प्रयोग जो है वो मौर्य काल के अंदर हुआ था। मौर्य काल में इसका व्यापक प्रयोग हुआ और ये मिला कब था, बौद्ध काल के अंदर इसका मिला था ये। ठीक है। आगे देखते हैं मौर्यकालीन सिक्के। सांची मौर्यकालीन सिक्के हो चुका है। आगे देखते हैं सांची लघु स्तंभ जो है लेख है, जो कि रायसीन मध्य प्रदेश के अंदर मिलता है। इसके बारे में, इसके जो स्तंभ हैं, जो 4 सिंह जो है वो आपस में पीठ सटाए हुए बैठे हैं, जिसके नीचे हंसों को दाना चुगते हुए दिखाया गया है। फिर आता है सारनाथ लघु स्तंभ लेख। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसके अंदर से, आपको ध्यान में रखना है। वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर ये स्थित है। इस शिलालेख में सबसे ऊपर 4 शेर आपस में पीठ सटाए बैठे हैं, जिनके नीचे 4 पशु हैं। 4 पशु कौन कौन से हैं ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। एक तो बैल है, एक घोड़ा है, एक हाथी है और एक सिंह है। ये 4 पशु है जो नीचे बैठे हैं। ऊपर तो पहले 4 शेर हैं जो आपस में पीठ सटाए बैठे हैं, और फिर नीचे जो 4 पशु है, बैल, घोड़ा, हाथी और सिंह। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, आपको ध्यान में रखना है। इनके बीच एक चक्र है जिसमें जो 24 तीलियाँ हैं या आरे कह सकते हैं आप उनको। इसी लेख से ही भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है।
जो कि जनवरी 1950 के अंदर घोषित किया गया था। ठीक है, आपको आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा पूरा। फिर से एक बार बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सारनाथ लघु स्तंभ लेख है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पे स्थित था, वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर। और इस शिलालेख के ऊपर जो है 4 शेर आपस में पीठ सटाए बैठे हैं और नीचे जो है 4 पशु है, बैल, घोड़ा, हाथी और सिंह, और इनके बीच में एक चक्र है जिसमें 24 तीलियाँ हैं। और इसी लेख से ही भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी लिया गया है। और इसको लागू कब किया, घोषित कब किया गया, इसको घोषित किया गया था जनवरी 1950 के अंदर घोषित किया गया। ये हमारा वीडियो हो चुका है कंप्लीट। मौर्य जो कालीन जो शासन है वो हमने देख लिया है, मौर्य साम्राज्य जो है हमने पूरा कर लिया है। अब हम कल गुप्त साम्राज्य की ओर बढ़ेंगे। इससे पहले आप इस वीडियो को एंड करो, मैं बता दूं रीट पात्रता परीक्षा जो 2025 है उसके लिए हमारी टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है हमारे नवसृजन क्लासेस ऐप के ऊपर। इसमें हम आपको टॉपिक वाइज जो टेस्ट है वो मिल जाते हैं। यूट्यूब की जो क्लास होती है हमारी उसके नोट्स PDF के रूप में मिल जाते हैं आपको। ये सारा कुछ मटेरियल जो है सिर्फ 199 रुपये में आपको मिलता है, तो आप इसको ज़रूर इनरोल कीजिएगा। वहाँ पे फ्री टेस्ट भी आपके अवेलेबल है, तो उसको भी आप लगा के एक बार चेक कीजिएगा कैसी क्वालिटी है, आपको हमें ज़रूर बताना है। और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो जो है वो कैसी लगी, इन्फॉर्मेटिव थी या नहीं थी। और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आपको करना ही है। नवसर्जन क्लासेस जो है वो आपको फ्री क्वालिटी स्टडी मटेरियल देता है। मॉक टेस्ट और क्लास नोट जो है और PDF और करंट अफेयर की जो वीकली जो हमारी करंट अफेयर की क्लास होती है वो 6 AM पर होती है सुबह, हर संडे को होती है। ठीक है, 6 AM पर सुबह संडे को होती है, हर संडे को करंट अफेयर की जो है वीकली करंट अफेयर जो है आता है उसके अंदर। रेगुलर क्लासेस हमारी चली रही है, आप प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख सकते हैं। जितनी भी बारी आपको कभी बैकलॉग हो चुका है तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। फ्री जो स्टडी मटेरियल है वो भी आपको अवेलेबल करवाया जाता है। यहाँ पे 3 ये जो लाइन्स है इस पर क्लिक करेंगे आप ऐप के अंदर, तो इस पर क्लिक करने के बाद फ्री मटेरियल का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करके आप फ्री मटेरियल भी जो है वो भी देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।